हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर गोल्स। यानी कि आज हर एक दिन जो है, हर एक नया दिन वो आपके लिए एक नया मौका होता है कि आप अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के प्रति और ज़्यादा काम करें। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप उसके ऊपर काम कर लें या फिर ये सपने देखने में व्यतीत कर दें कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, अगर मैं एसएससी क्वालिफाई कर जाऊँगा तो मैं ऐसी कार लूँगा। बस या तो सपने देख लो या फिर उनके लिए मेहनत कर लो। ठीक है, तो हम भी मेहनत करते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। अब कल का जो सेशन लगा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी पैसेज जब भी स्टार्ट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे मान लो आप भी एग्जाम में बैठे तो आप सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ने स्टार्ट करोगे। आप क्या करोगे, पहले जाओगे क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चन है थीम ऑफ द पैसेज से जुड़े हुए, जो क्वेश्चन है टोन ऑफ द पैसेज से जुड़े हुए, उन क्वेश्चन को छोड़ के आगे क्वेश्चन से पढ़ोगे। अब ये टोन ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिगार्डिंग द कोर्ट्स अप्रोच, टोन किसकी पूछनी है, सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच क्या है क्लाइमेट चेंज और फंडामेंटल राइट्स के प्रति, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, क्या नजरिया है इन दोनों चीजों के प्रति। ठीक है, उसके बारे में टोन देखनी है। तो हमें जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये मेंशन करता हुआ दिखाई देगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या कह रहे हैं, वो टोन हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, according to the passage, which of the following statements accurately reflects the Supreme Court of India's perspective on the link between fundamental rights and climate change? सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ तर्क दिया होगा कि फंडामेंटल राइट्स और क्लाइमेट चेंज के बीच में कुछ लिंक बनाने की कोशिश की होगी, तो वो उससे हमें क्या समझ में आता है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। Based on the passage, which of the following best describes the impact of climate change on India as reported by several studies including IPCC report? कि अलग अलग स्टडीज में हिंदुस्तान के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो एल नीनो इफेक्ट का पता ही है सब लोगों को, गर्मी बढ़ रही है। कल के आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा हीट वेव्स हम झेल रहे हैं, वो किसका नतीजा है, क्लाइमेट चेंज का ही तो नतीजा है। According to Supreme Court's view on climate change and fundamental rights, which of the following statements are true? तो ये तो पूरा पैसेज पढ़कर ही पता चलेगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। In the context of Supreme Court's ruling on climate change, which of the following implications are highlighted? कि climate change के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने कौन सी बातों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है, केंद्रित किया है। Context of the passage synonym मस्ट विद एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत जाइगैंटिक, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण नंबर हो सकता है, सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस रखता हुआ। वल्नरेबिलिटी मतलब रिस्क पे, तो हम इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन को, पहले चलते हैं पैसेज की तरफ। The Supreme Court of India has taken an expansive view of two fundamental rights. Supreme Court of India ने एक broad, विस्तार किया करने वाला, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक व्यू लिया है। व्यू मतलब ओपिनियन रखा है। दो फंडामेंटल राइट्स हैं इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंश्राइंड का मतलब जो संरक्षित किए गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं, हमारे संविधान द्वारा हमें जो अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विस्तार से अपना ओपिनियन रखा है। पहला है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, पहला है बराबरी का जो अधिकार है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, और दूसरा है हमारा जीने का, लिबर्टी से जीने का अधिकार जो है, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत लिखा गया है। To underline the need to protect lives and livelihoods in the face of climate change, जो कि अंडरलाइन करता है, यानी कि जोर देता है, किस बात के ऊपर जोर देता है कि भाई हमें जिंदगियां भी बचानी है और रोजगार भी बचाना है, क्लाइमेट चेंज से उसको जूझने नहीं देना है। क्लाइमेट चेंज के अगर सामने, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद भी हमें जिंदगियों को भी प्रोटेक्ट करना है और लोगों के लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करना है। वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जो कि इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे टफ और सबसे चैलेंजिंग, प्रेसिंग मतलब सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, बहुत ज्यादा अर्जेंट जो है ग्लोबल चैलेंज बन चुका है।
The significance of the court's verdict delivered on March 21, uploaded on SC's website on Saturday, cannot be overstated. Significance मतलब महत्व. तो जो महत्व है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जो कि 21 मार्च को दिया गया था और जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शनिवार को अपलोड किया गया, उसको हम ओवरस्टेटेड, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं. वो उनका फैसला है और ये असल हकीकत है कि ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा, और इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही हैं. इलेक्शन का एजेंडेज भी ऐसे रखे गए हैं, जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट मांगा ही नहीं जा रहा. एविडेंस फॉर द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियंस टू क्लाइमेट चेंज इज माउंटिंग बाय द डे. बोल रहे हैं कि जो एविडेंस क्या होता है, किसी चीज का सबूत. किस चीज का सबूत? वल्नरेबिलिटी की. हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कितने बड़े रिस्क पर हैं क्लाइमेट चेंज के. ये क्या कर रहे हैं? माउंटिंग मतलब बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. ये खतरा जो है, ये रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है. फ्लड्स हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट. अब आए दिन कहीं ना कहीं बाढ़ की खबरें हम सुनते ही रहते हैं, ठीक है. एंड इंटेंस, और ज्यादा गंभीर हो गई हैं. फ्रीक्वेंट मतलब लगातार हो गई हैं, उनके जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, जितनी मात्रा में होती है, और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है. रेनफॉल पैटर्न्स आर चेंजिंग. वो हमने देखा ही है हिमाचल में, जो इतनी ज्यादा, जो कि हिमाचल ऑलरेडी एक बारिश वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बरसात होना आम बात है, बट वहां पे इतनी ज्यादा त्रासदी. उत्तराखंड सेम उसी तरीके का पहाड़ी इलाका है, बारिश होना आम बात है, बट ऐसी भयानक त्रासदियां हुई हैं, ठीक है. रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं. एंड हीट वेव्स पोज सीरियस हेल्थ रिस्क. और ये कल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि हीट वेव से सेहत को भी नुकसान हो रहा है, और बहुत गंभीर नुकसान हो रहा है. ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ हो गया. पिछले साल का डेटा बताया, 12 लोगों की मौत हुई थी, राइट, एक सभा के अंदर, पॉलिटिकल रैली के अंदर. सेवरल स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज इंक्लूडिंग IPCC रिपोर्ट हैव वार्न्ड दैट ग्लोबल वार्मिंग विल पुट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियंस एट रिस्क इन द कमिंग ईयर्स. ये हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि भाई अलग अलग रिपोर्ट्स का क्या नजरिया है कि इंडिया के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ेगा. तो बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जो है वो आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क पर आ जाएंगे, खतरे पर आ जाएंगे, उनसे उनको नुकसान होने लग जाएगा. येट द टोल टेकन बाय रिसीडिंग ग्लेशियर्स. टोल टेक मतलब प्रभावित करना, टेक अ टोल मतलब किसी चीज को प्रभावित करना. तो जो रिसीडिंग मतलब घटते, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है. तो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसकी वजह से जो प्रभावित किया गया है, क्या प्रभावित किया गया है? लैंडस्लाइड्स की वजह से जो प्रभावित हुआ है, सी लेवल राइज की वजह से, पुअर एयर एंड लॉस ऑफ ग्रीन लंग्स. अब ग्रीन लंग्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे पेड़ पौधे वनस्पति हैं उनको बोला जाता है ग्रीन लंग. ग्रीन लंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो उनकी भी कटाई हो रही है, तो वो भी कम हो रहे हैं. इज रियरली एन इशू फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल क्लास इवन इन एन इलेक्शन ईयर. वही जो चीज़ मैंने अभी बोली कि पॉलिटिशियंस इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करे. जितना भयानक प्रभाव ग्लेशियर्स के घटने का, लैंडस्लाइड्स का, इन सब चीज़ों का पड़ रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे. और वो भी तब जब इस साल इलेक्शन है, तो भी इसके ऊपर कभी कोई पॉलिटिशियन डिस्कशन करते हुए नहीं सुनाई देता. इकोलॉजी हैज़ by and large remained the concern only for academics. by and large मतलब मोटे तौर पे. तो इकोलॉजी जो है, हमारा पर्यावरण जो है, वो मोटे तौर पे केवल एकेडमिक्स के लिए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लिए और एक्टिविस्ट के लिए ही एक चिंता का विषय बना हुआ है. हमारे पॉलिटिशियंस को इससे कोई लेना देना नहीं है. वो तो अपने एसी केबिन्स में बैठे हुए हैं, एसी घरों में बैठे हुए हैं. मर कौन रहा है, पिस कौन रहा है? आम आदमी. द Supreme Court's prod could be the first step towards a wider ownership of the task that lie ahead. अब prod क्या होता है? prod का मतलब होता है प्रोत्साहन. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याद दिलाई है कि भाई ये हमारा राइट है, हिंदुस्तानियों को कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जरिए ये अधिकार मिला है कि वो स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएं और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचें. ठीक है, तो जो हमारा राइट टू लिव है
उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब जीना तो मतलब अच्छे से ही जिएगा ना बंदा, कोई फटहाल जीवन जी के कोई फ़ायदा है। तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इसके ऊपर कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको याद दिलाया है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहला कदम हो सकता है किसके प्रति, वाइडर ओनरशिप का मतलब होता है कि भाई हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करे। तो इस टास्क के अंदर जो आगे आने वाली स्थिति में इस कार्य को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करने के लिए सबकी ओनरशिप यहाँ पे निर्धारित हो जाती है। और ये कदम किसने पहला उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने। The apex court has from time to time seen environmental protection through the lens of rights। बोल रहे हैं एपेक्स कोर्ट, अगेन सर्वोच्च न्याय अदालत। तो बोल रहे हैं कि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को किस नज़रिए से देखा है, अधिकारों के, लेंस ऑफ, अधिकारों के नज़रिए से देखा है। इन दी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के तौर पे, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 1987 में। इट ट्रीटेड द राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो जो हमारा कानूनी अधिकार है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लाइफ, उसके अंदर में राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि भाई ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है, ये कोई अलग से आपको संविधान में ऐड नहीं करना है कि भाई आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहें। ये आपको राइट टू लाइफ जो एक अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, आपका फंडामेंटल राइट है, उसके अंतर्गत ही राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आता है। सिंस देन सेवरल SC वर्डिक्ट्स, तब से लेके अब तक बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स यानी कि फैसले, इंक्लूडिंग एज लेट एज मार्च दिस ईयर, जिसमें कि इस साल मार्च में लिया गया एक फैसला इन अ केस रिलेटेड टू माइनिंग मेजर वेदांता, जिसमें किसके ऊपर लिया गया फैसला था मार्च महीने में, जहां पे जो माइनिंग, बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है वेदांता ग्रुप, उसके ऊपर उसका केस था। have underlined that people have the right to breathe unpolluted air, drink clean water and live a healthy life। उसमें ये रेखांकित किया गया, इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि आम जनमानस के पास में ये अधिकार है कि वो साफ स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, साफ सुथरा पानी पी सकें और एक सेहतमंद जीवन जी सकें। इन इट्स रूलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, जो उनका फैसला आया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, द कोर्ट मेड इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन। बोला ना कि ग्लोबल वार्मिंग और हमारे राइट्स के बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या कनेक्शन बनाया है, वो उन्होंने ये कनेक्शन बनाया है। विदाउट अ क्लीन एनवायरमेंट विच इज अनइम्पैक्टेड बाय वेगरीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बोल रहे हैं कि बिना एक साफ सुथरे एनवायरमेंट के, जो ये क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम हैं उनसे प्रभावित ना हो, ऐसा साफ सुथरा एनवायरनमेंट, द राइट टू लाइफ इज नॉट फुल्ली रियलाइज्ड, उसके बिना हमारा जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो हम पूरी तरीके से उसका अनुसरण नहीं कर सकते, उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। द राइट टू हेल्थ इज इम्पैक्टेड ड्यू टू फैक्टर्स सच एज शिफ्ट्स इन वेक्टर बॉर्न, बोल रहे हैं कि जो हमारा राइट टू हेल्थ है वो भी प्रभावित होता है ऐसे पहलुओं से, जैसे कि शिफ्ट इन वेक्टर बॉर्न का मतलब क्या हुआ कि जो इंसेक्ट्स, टिक्स वगैरह से फैलने वाली बीमारियां हैं उनके अंदर भी परिवर्तन आया है, क्योंकि ये चीज़ें भी हाइब्रिड होती जा रही हैं, अपने आप को अपडेट कर रही हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी इन प्राणियों के, जीवों की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं वो चेंज हुई हैं। राइजिंग टेम्परेचर की वजह से होने वाली बीमारियां चेंज हुई हैं। ड्राउट्स, क्रॉप फेलियर एंड स्टॉर्म्स, इन सब की वजह से होने वाली बीमारियों में चेंज आया है। इनका सबका हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और ये सबकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ी हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इट सेट, ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। द governments have not always given proper respect to Supreme Court rulings that underline the links between ecology and human dignity। बोल रहे हैं जो भी सरकारें आई, अब केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज बैकलैश मत देने लग जाना, जो भी सरकारें आई हैं
उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को जिसके अंदर की ये रेखांकित किया गया हो कि भाई हमारे इकोलॉजी, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे इंसानी डिग्निटी के बीच में, यानी कि हमारा जो एक मौलिक अधिकार है इज्जत से, मान सम्मान से, स्वच्छ जीवन जीने का, उन दोनों के बीच में लिंक बैठाया गया हो, उनको सरकारें क्या है, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको सरकारें वैध ही नहीं मानती। Delhi's continuing air pollution is a classic example of the hiatus between jurisprudence and policy। बोल रहे हैं कि दिल्ली का जो लगातार बना हुआ एयर पोल्यूशन है वो एक साफ उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? हियाटस, मतलब जो गैप है, बीच में डिफरेंस है। किसके बीच में डिफरेंस है? बिटवीन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब जो लॉ के जरिए, न्याय के जरिए, न्याय शास्त्र के जरिए हमें जो अधिकार मिल रहे हैं, वहां न्याय संगत कुछ बात कही गई है वो, और जो पॉलिसी बनाई जा रही है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, उन दोनों चीजों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। द लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन इज सिम्टोमैटिक। बोल रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसके स्तर पे जो कमी आ रही है वो सिम्टोमैटिक है, यानी कि वो एक लक्षण है, इंडिकेटिव है। किस चीज का इंडिकेशन है वो? ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, कि ये समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। Environmental issues like air and water quality receive attention only when they become an emergency। जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े मसले हैं जैसे कि एयर या वाटर की क्वालिटी, उनके ऊपर तभी ध्यान दिया जाता है जब वो एक इमरजेंसी की स्थिति बन चुके हों। बट विद क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एपिसोड्स हैव मल्टीप्लाइड। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत गंभीर दुष्परिणाम रखने वाले जो एपिसोड्स यानी कि घटनाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। Year after year, extreme weather events expose the unpreparedness of India's cities, towns and increasingly even rural areas। बोल रहे हैं कि साल दर साल हम ऐसे पहलू देखते हैं जहां पे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान कितना अनप्रिपेयर्ड है। हिंदुस्तान के शहर, कस्बे, गांव, यहाँ पे अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, तो हिंदुस्तान उनके लिए तैयार नहीं है। These events also invite questions on the country's developmental endeavors, which haven't always been sensitive to ecological concern। और ये सभी जो घटनाएं हैं ये बार बार क्वेश्चन खड़े करती हैं किसके ऊपर? देश का जो डेवलपमेंटल एंडेवियर यानी कि प्रयास हैं उनके ऊपर सवाल खड़े करती हैं। किस तरीके के सवाल? कि भाई हिंदुस्तान जो है कभी भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है तो इकोलॉजिकल जो कंसर्न्स हैं, इकोलॉजिकल वहाँ का जो इकोलॉजी कैसी है, वहाँ पे किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, छेड़ना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए, इन चीज़ों को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। जिसी के तर्ज पे सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर बैठे हैं, वो अपना वहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं, राइट। वो क्यों चला रहे हैं? उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि लद्दाख एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है, खनिज बहुत है वहाँ पे, ठीक है, और खनिजों की तलाश में बहुत बड़े बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट्स वहाँ पे आएंगे और वो उसी चीज़ से बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जैसा स्थिति हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम जैसे इलाकों में हो रही है वैसी स्थिति लद्दाख में हो, क्योंकि वो वैसे ही ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट का नाम दिया जाता है उसको। तो वो कोल्ड डेजर्ट है, बारिश नहीं होती है, लोगों के पास पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, और वहाँ पे अगर इस तरीके से खनिज वगैरह निकालने के प्रयास किए जाएंगे इतने इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाके में, तो वहाँ पे और ज़्यादा नुकसान होगा। जो छोटी सी पॉपुलेशन है थोड़ी सी वहाँ की, वो लोग विस्थापित हो जाएंगे। द SC हैज़ अंडरलाइंड द नीड टू अप्लाई करेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब एकदम सही टाइम है और हाई टाइम है कि हम यहाँ पे करेक्टिव्स अप्लाई करें, यानी कि सुधार करें। स्टेट्स आर कंपेल्ड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। स्टेट्स मतलब सरकारों को कंपेल किया गया है, मजबूर किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है कि भाई वो प्रभावशाली कदम उठाएं जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको मिटिगेट किया जाए, यानी कि कम किया जाए, ठीक है, रिड्यूस किया जाए। इट्स रूलिंग शुड बी सीन एज अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि अब आप कार्य करो, अब आप इसको हकीकत बनाओ, अब इसके ऊपर आप
एक्शन लो। तो इनका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऐसे देखना चाहिए कि भाई ये हमें आह्वान कर रहे हैं कि हमें कुछ करना है। सरकारों को इसको इस तरीके से ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बेइज्जती कर दी या सुप्रीम कोर्ट ने हमें फालतू में फटकार लगा दी। सरकारों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो ये हाई टाइम है कि हम इसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच क्या है क्लाइमेट चेंज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। जो उनका अप्रोच है उसका टोन कैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच रहा क्लाइमेट चेंज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक लिंक स्थापित करने के लिए, उसको राइटर ने अप्रिशिएट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि भाई इन दोनों के बीच में एक मौलिक एक लिंक है, जिसके बिना फंडामेंटल राइट्स हमारे अधूरे हैं अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्रिटिकल नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, स्केप्टिकल यानी कि दुविधा में नहीं है, क्या है, अप्रिशिएटिव यानी कि सराहना कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately reflects the Supreme Court of India's perspective on link between fundamental rights and climate change। हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच में लिंक है। क्या लिंक है, चलिए देखते हैं। The Supreme Court has ignored the connection between climate change। इग्नोर तो नहीं किया ना उनने ये कनेक्शन को, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। Has taken a narrow view of fundamental। उन्होंने नैरो नहीं ब्रॉड व्यू लिया है, ठीक है, सो इनकरेक्ट हो जाता है। The Supreme Court has recognized the importance of fundamental rights in addressing climate change, particularly through the right to equality under Article 14 and राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम क्लाइमेट चेंज से निपटना चाह रहे हैं तो पहले ये समझ लो कि भाई हमारा मौलिक अधिकार है कि हम बराबरी का अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट जिएं, अच्छे से ज़िंदगी, अच्छी सभ्य ज़िंदगी, सौहार्दपूर्ण ज़िंदगी जिएं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Based on the passage, which of the following best describes the impact of climate change on India as reported by several studies including IPCC। तो ये भी हमने पढ़ा था कि भाई IPCC और बाकी सभी जगहों पे क्या लिखा गया कि भाई हीट वेव्स बढ़ेंगी, सीरियस हेल्थ इश्यूज आएंगे, रेनफॉल का पैटर्न खराब हो जाएगा, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। क्लाइमेट चेंज हैज़ हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मिनिमल, कम से कम इम्पैक्ट होएगा, तो इनकरेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि हम देख भी चुके हैं। क्लाइमेट चेंज हैज़ लेड टू अ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। डिक्रीज नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स इन इंडिया मेकिंग इट लेस प्रेसिंग इशू फॉर द कंट्री। इनकरेक्ट है। क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉज्ड मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस फ्लड्स, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न। ऑल्टर मतलब परिवर्तित करना, चेंज करना, चेंज किया है रेनफॉल के पैटर्न्स को। एंड इंक्रीज्ड हीट वेव्स पोजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क्स इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to Supreme Court's view on climate change and fundamental rights, which of the following statements are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? The right to live in a pollution-free environment has been recognized as the part of right to life. Correct है इतना? Since the verdict in MC Mehta versus Union of India वाला जो केस था 1987, तो ये पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तब से ही ये रूल जो है स्थापित हुआ है। The Supreme Court has consistently ignored the connection between environmental protection and human rights। ये इनकरेक्ट है, उन्होंने इग्नोर नहीं किया है, उन्होंने जोर दिया है इसके ऊपर, तो 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। The lack of executive action on environmental issue is indicative of a broader disconnect between jurisprudence and policy। बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे दिल्ली वाला केस है, दिल्ली का एयर पोल्यूशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हर साल संज्ञान लेता है, हर साल दिल्ली सरकार को फटकार लगती है, पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, जिसका साफ दर्शाता है कि बहुत बड़ा एक गैप है इसके बीच में, जो न्यायपालिका कुछ फैसला देती है उसके और जो पॉलिसी मेकर्स पॉलिसीज बनाते हैं उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। So 1 and 2, 1 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में
सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज इस कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर हाईलाइटेड, कौन कौन सी स्टेटमेंट रेखांकित की गई है, जोर दिया गया है. द राइट टू हेल्थ इज इम्पैक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज राइजिंग टेम्परेचर्स एंड क्रॉप फेलियर्स विच आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई हमारा जो राइट टू हेल्थ है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाले इम्पैक्ट से हम निपटेंगे नहीं, राइट. तभी तो हमारी सेहत भी खराब होती जा रही है. सो फर्स्ट इज करेक्ट. Governments have always given proper respect to Supreme Court ruling. इनकरेक्ट उन्होंने बोला कि कभी भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को. सो ये इनकरेक्ट हो जाता है. Effective measures to mitigate climate change are optional for states. ऑप्शनल नहीं है, उनको बाध्य किया जा रहा है ना, तो उनको कंपेल किया जा रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. यानी कि केवल ऑप्शन 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनॉर्मिटी का हमने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है. तो इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण. तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण. सो ऑप्शन बी सिग्निफिकेंस इज करेक्ट. जेंटल, जेंटल का सिनोनिम बताना है. जेंटल का मतलब होता है बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर. फियर्स, बहुत ही आक्रोश, उग्र. फेरोशियस, बहुत ही उग्र अगेन. क्रूअल, बहुत ही क्रूर. और सिंपैथेटिक, बहुत ही सहानुभूति रखने वाला. सो ऑप्शन डी सिंपैथेटिक इज करेक्ट. देखो सिंपैथी वही व्यक्ति रखेगा जिसका हृदय जेंटल होगा, सॉफ्ट होगा. कोई व्यक्ति बड़ा खड़ूस होगा तो वो किससे सिंपैथी भी नहीं रखेगा. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज विजिटिंग मी दिस वीकेंड. माई फ्रेंड एंड हर मदर, कितने व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये हो गया. 2 लोग आ रहे हैं ना, तो 2 लोग कभी इज हो सकते हैं. माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं दोनों. क्या आएगा, आर विजिटिंग मी दिस वीकेंड, आएंगे वो मेरे घर. सो आर हैव विजिटिंग नहीं होगा, एम विजिटिंग. आए तो है नहीं, आए के साथ में एम प्रयोग होता है. हर और माई फ्रेंड आ रहा है तो एम तो होगा नहीं. वॉज पास की घटना नहीं है. आर विजिटिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेवरल टाइम्स आई हैव विजिटेड द नैरो डर्टी स्ट्रीट्स वेयर द पुअर लिव. बोले कई दफा मैं वो तंग गलियों में, डर्टी धूल मिट्टी से भरी हुई सड़कों में, गंदी सी सड़कों में गया हूं जहां पे गरीब रहते हैं. एंड आई ग्रो हॉट एंड इंडिग्नेंट, और मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है. टू थिंक दैट, ये सोचकर कि गुड पीपल शुड बी कंटेंट टू लिव इन फाइन हाउसेज एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. कि जो अच्छे लोग हैं उनको क्या मिलता है, वो अच्छे घरों में रहते हैं, वो खूबसूरत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, वहां पे रह के वो संतुष्ट हैं. कंटेंट टू मतलब संतुष्ट है या फिर अच्छी हैप्पी स्टेट में है. लिव फाइन हाउस एंड बिकम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल. व्हाइल अदर्स, वहीं दूसरे लोग आर कंडेम्ड टू लिव इन हिडियस सनलेस टेनमेंट्स एंड ग्रो अगली विदर्ड एंड क्रिंगिंग. वहीं दूसरे लोगों की निंदा की जाती है, किस लिए, क्योंकि वो हिडियस, बड़े ही गंदे से घरों में रहते हैं, और बड़े ही गंदे से, शाबी से, जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं आती, ऐसे घरों में रहते हैं. एंड ग्रो अगली, और बड़े अगली दिखते हैं, मतलब सुंदर नहीं दिखते. विदर्ड एंड क्रिंजिंग, टूटे हुए लगते हैं और हमेशा किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हुए लगते हैं कि भाई ये चाहिए वो चाहिए. ठीक है, ऐसे लगते हैं. ये छोटे से डियर लिटिल क्रिएचर्स, ये छोटे से जो क्रिएचर्स हैं प्यारे से, दे क्राउच इन माई हार्ट, मतलब मेरे दिल में ये जगह बना चुके हैं. एंड हॉन्ट मी, मेरे दिल में छुपे हुए हैं. क्राउच मतलब छुपना. एंड हॉन्ट मी विद अ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ पेन, और मेरे को हमेशा ये डराते हैं. एक दर्द की पीड़ा होती है और मेरे को डर लगता है इनसे. द चिल्ड्रन हु क्राउड दीज ग्रिमी एलीज half clad and underfed shrink away from your outstretched hands as if from a blow. जो बच्चे इन गंदे गलियारों में भीड़ लगा के रखते हैं और हाफ क्लैड मतलब आधे नंगे कपड़े पहने होते हैं, अंडरफेड मतलब कुपोषित होते हैं, उनको पोषण पूरा नहीं मिल रहा, खाना पूरा नहीं मिल रहा. श्रिंक
अवे फ्रॉम योर आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स, वो आपके फैले हुए हाथ से ऐसे दूर हो जाते हैं मानो किसी झटके जैसे किसी ने झटका लगा दिया हो, एकदम झटके से उनको खींच लिया हो। इन द कंट्री वन सीज ओनली नेचर्स फेयर वर्क, किसी भी देश में कोई व्यक्ति नेचर का, नेचर मतलब हमारा जो इकोलॉजी है, हमारा जो वातावरण है, नेचर है, उसका फेयर वर्क देखता है। फेयर मतलब कितना वो अनपार्शियल है वो देखता है। एंड वन सोल इज नॉट सैडन्ड बाय द क्रूअल स्ट्रगल ऑफ मियर एग्जिस्टेंस, और किसी का भी दिल ऐसा नहीं है कि नहीं दुखेगा जब वो देखेंगे कि भाई इतने भयानक स्ट्रगल्स होते हैं फॉर मियर एग्जिस्टेंस, केवल जीवित रहने के लिए। दैट गोज ऑन इन दी क्राउडेड सिटी, जो कि एक भीड़ भाड़ वाले शहर में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा कि इन द कंट्री वन सीज, किसी भी देश में कोई व्यक्ति देख सकता है नेचर का फेयर वर्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेवरल टाइम्स आई हैव विजिटेड, मैंने ऐसे गलियारों में कई दफा विजिट करा है, ठीक है। फिर द डियर लिटिल क्रिएचर, ये एंड की बात है। कौन लिटिल क्रिएचर? छोटे बच्चों की बात करें ना, कि ये ऐसे गायब हो जाते हैं फ्रॉम एज इफ फ्रॉम अ ब्लो, डियर लिटिल क्रिएचर्स दे क्राउच इन माई हार्ट एंड हॉन्ट मी विद अ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ पेन, ठीक है। तो बचा क्या ए स्टेटमेंट। डी के बाद क्या आएगा ए स्टेटमेंट, कि मैं उन जगहों पे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई दफा जाता हूँ, ऐसे तंग गलियारों में, और वहां पे मेरे को बड़ा अजीब सा ऐसे फीलिंग आती है, गुस्सा आता है कि भाई कुछ लोग तो अच्छे खासे जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोग ऐसे बेकार से जिंदगी जी रहे हैं। तो डी के बाद में ए सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखो डी कहाँ पर है, केवल ऑप्शन डी में डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी ए सी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The confectioner dusted a fine layer of sugar on the muffin. Dusted मतलब छिड़कना, ठीक है। अब एक होता है डस्टिंग कर रहे हो, आप घर की साफ सफाई कर रहे हो, और दूसरा होता है जब आप मान लो कोई केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हो, उसके ऊपर जब आइसक्रीम आइसिंग करते हैं तो कई दफा उसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, डस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो डस्टिंग हो गया, डस्टेड हो गया, मतलब कि छिड़कना, छिड़काव करते हैं। तो जो कन्फेक्शनर यानी कि बेकर कन्फेक्शनरी वाला था, उसने क्या किया, एक बहुत पतली सी शुगर की लेयर छिड़क दी मफिन के ऊपर। अब इसका क्या बताना है, ऑपोजिट एंटोनिम बताना है। स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखेरना, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, क्लीन मतलब साफ करना, पाउडर्ड मतलब पाउडर की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक तो आपने छिड़का है कुछ चीज और दूसरा आपने उसको साफ कर दिया है। सो ऑप्शन सी क्लीन्ड इज करेक्ट। Anti-party activities improved my relation with an opposition. A-E-I-O-U जो है वॉवल साउंड्स के साथ में एन आता है, ऑपोजिशन में आउ की साउंड नहीं आ रही, आउल, ओ फॉर आउल, आउ की साउंड नहीं आ रही तो एन नहीं आएगा। विद ऑपोजिशन, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एंड द, विद ऑपोजिशन, मेरे ऑपोजिशन के साथ में रिश्ते सुधार दिए। सो विद एन ऑपोजिशन की बजाय विद ऑपोजिशन। कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब बेहद जरूरी, अनिवार्य। इसका एंटोनिम क्या होएगा, जो कि आपको अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा है, करना चाहो तो करो। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य कोई चीज आपकी ऑब्लिगेशन है। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य। सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मतलब किसी का सप्लीमेंट, किसी का थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हो गया सब्सिडियरी। और वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। तो एक चीज आपको फोर्सफुली करनी पड़ती है, आपको करना अनिवार्य, और एक चीज आप अपनी इच्छा से करते हैं, तो एंटोनिम हो गए। सो कंपल्सरी का एंटोनिम क्या है, वॉलंटरी। एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस पर्पस का मतलब होता है एक दूसरे के विचारों से असहमत होना। डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज गिवन, जो आइडिया आपको दिया है उसको और ज्यादा बढ़ाना, उसको और ज्यादा विकसित करना। फाइनलाइजिंग आइडियाज एंड प्लान्स, फाइनल करना कोई भी आइडिया या प्लान को। ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज, भेड़ चाल चलना, बिना सोचे समझे एक दूसरे के आइडियाज को फॉलो करना। डिसअग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज, एक दूसरे के आइडिया से मतभेद रखना, विचार नहीं मैच होते हैं जब। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The Department of Educational Policy is committed to the study of educational policy.
अब कमिटेड का सिनोनिम रखना है। कमिटेड का मतलब होता है कि आप बाध्य हैं, आपका प्रॉमिस है कि भाई मुझे करना ही करना है, आपका कमिटमेंट है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पहला है एफिलिएटेड। एफिलिएटेड मतलब संबंध रखना। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब कमिटेड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंक्लाइंड मतलब झुकाव। एपैथेटिक मतलब कि उदासीन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेडिकेटेड इज करेक्ट। नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, जो चीज कभी भी चेंज नहीं होती और इसलिए बोरिंग हो जाती है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब कोई चीज पुरानी हो गई है। इनप्रैक्टिकल, जो कि फीजिबल नहीं है कर पाना, ठीक है। आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब एकदम आदर्श स्थिति। और मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एकदम बोरिंग, जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम अपनी मोनोटोनस लाइफ में वापस आ गए, हम घूमने गए थे फिर अपनी मोनोटोनस लाइफ जीने लगे। मोनोटोनस मतलब कि वही रोजमर्रा के काम, सुबह उठो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। और जैसे कि पुरुष हैं या जो महिलाएं जॉब जाती हैं, सुबह उठो, घर का काम करो, खाना वाना बनाओ, ऑफिस जाओ। मोनोटोनस यानी कि जो चीज चेंज नहीं होती, स्टेबल है। ऑप्शन डी मोनोटोनस इज करेक्ट। द पेंटिंग वॉज नॉट मेड बाय यू, ये जो पेंटिंग है आपके द्वारा नहीं बनाई गई थी। सो यू डिड नॉट मेक द पेंटिंग, ठीक है। सिंपल, यू डिड नॉट मेक द पेंटिंग। यू शुड नॉट मेक द पेंटिंग, आपको नहीं बनानी चाहिए। तो बनानी चाहने की बात तो कर ही नहीं रहे, उसने बनाई नहीं है ये बता रहे हैं। यू डज नॉट, डज नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। यू डिड नॉट मेक द पेंटिंग, सी इज करेक्ट। यू डू नॉट मेक द पेंटिंग, कि तुम मत बनाना पेंटिंग। तो आप उसको बोल नहीं रहे हैं, आप उसको से केवल बता रहे हैं कि आपने नहीं बनाई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। More villages have come up on the Chinese side of the LAC along Arunachal Pradesh. अब देखो, अगर इस पूरे पैराग्राफ को, इन पूरे पैराजम्बल के क्वेश्चंस को मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे LAC का जिक्र किया गया है और यहाँ पे LAC का पहली दफा जिक्र हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा इंट्रोडक्शन किया गया है। तो आर स्टेटमेंट जो है वो पी से पहले आएगा हर हाल में और पी बाद में आएगा। वो गैप के बाद में भी आ सकता है और इमीडिएट बाद में भी आ सकता है। यहाँ पे पी पहले है, पी कभी भी पहले नहीं आएगा, इनकरेक्ट हो गया। आर पहले, आर पहले, आर पहले, ठीक है। या फिर बट विलेजेस स्प्राउटिंग अप इन एरियाज अलोंग द लद्दाख, इन विलेजेस की बात कर रहे हैं। दोनों में से किसी की भी बात कर रहे हो सकते हैं, समझ में आ गया। तो यानी कि पी जो है, तो दीज विलेजेस मतलब जो पहले मेंशन किया गया उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि क्यू हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट था, यहाँ पे क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट था, एलिमिनेट कर दो, दोनों हट गए। अब बचा आर फर्स्ट स्टेटमेंट वाले, तो यानी कि आर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कि और ज्यादा विलेजेस जो है वो चाइनीज साइड पे आए हैं एलओसी के अलोंग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ वाले, साथ में लगते हुए वाले। These villages have twin purposes of enhancing China's military readiness for a potential battle with India as well as to bolster its territorial claims. बोल रहे हैं कि इन विलेजेस के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि वो चाइना जो है मिलिट्री के लिए रेडी है, अगर कोई भी उनको युद्ध करना पड़े इंडिया के साथ में तो उसके लिए वो रेडी रहे, इस पर ये भी उनका पर्पस है। और दूसरा पर्पस ये है कि अपना टेरिटोरियल क्लेम्स, टेरिटोरियल मतलब अपनी सीमा जो है कि भाई हमारी सीमा यहाँ तक है, यहाँ पे हमारी सीमा है, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। The line of actual control is set to become more contentious, with China announcing plans to set up 175 border villages beside the 628 Xiaokang prosperous villages it has already raised along the LAC. कि बोल रहे हैं कि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने घोषणा करी है, वहां पे और ज्यादा मतभेद होने वाला है एलएसी पे, क्योंकि चाइना ने घोषणा करी है कि भाई वो 175 विलेजेस सेट करेंगे बॉर्डर इलाकों में, जहां पे वो पहले ही 628 शियाओकांग यानी कि प्रॉस्परस फलते फूलते विलेजेस सेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये उनका प्लान है। बट villages sprouting up in areas along the Ladakh region need a more concerted intervention from the troops and the locals. बोल रहे हैं कि लेकिन जो विलेजेस सेट किए गए हैं कहाँ पे, लद्दाख के रीजन में, वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे और ज्यादा ज्वाइंटली अरेंज्ड हस्तक्षेप होने चाहिए ट्रूप्स के द्वारा। कंसर्टेड मतलब ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट इंटरवेंशन, ज्वाइंट हस्तक्षेप किसके द्वारा होना चाहिए,
ट्रूप्स और लोकल के मिलजुल कर एक जॉइंट ऑपरेशन वहां पे करना चाहिए। जो विलेजेस लद्दाख के अलोंग, लद्दाख से लगने वाले इलाकों में उन्होंने खड़े किए हैं ना चाइनीज ने, वहां पे दो तरफा वहां पे वार होना चाहिए, फौज का मिला जुला प्लस लोकल्स का मिला जुला। तो ये तो बात होगी ना कि भाई यहाँ पे 175 बॉर्डर विलेजेस वो खड़े करेंगे, उनका दोहरा मकसद है। तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्यों हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा कि दोहरा मकसद है उनका कि भाई वो चाइना की आर्मी को तैयार रखें, वहां पे वो बेस बना सकते हैं अपना। तो इंडिया के साथ में कोई भी युद्ध होएगा तो चाइना की आर्मी वहां पे रेडी रहेगी, क्योंकि वो काफी ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, वहां से फौज को हटना पड़ता है। और साथ ही साथ उनके जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो मोर विलेजेस हैव कम अप ऑन चाइनीज साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश की, और ज्यादा विलेजेस वहां पर आए हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगते हुए इलाकों में उनने खड़े कर दिए हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और साथ ही साथ जो विलेजेस लद्दाख के साथ लगने वाले इलाकों में खड़े किए गए हैं वहां पे तो हम दोपहिया मतलब डबल एक्शन लेके, 2 in 1 एक्शन लेके निपट सकते हैं। क्या है 2 in 1 एक्शन? कि हमारी सेना और लोकल्स को मिलजुल के वहां पे एक्शन लेना चाहिए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो RQPS ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउएवर its soaring popularity has not been matched by adequate safety measures। however से कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसकी जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है वो उसके साथ साथ जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए उससे मेल नहीं खाती। जितना ये चीज प्रसिद्ध हो रही है उतने उसके साथ साथ में सेफ्टी मेजर्स बढ़ नहीं रहे। द डेथ ऑफ ऋतु चोपड़ा, अ सीजन्ड पैराग्लाइडिंग पायलट, बोल रहे हैं एक पैराग्लाइडिंग पायलट, सीजन मतलब मजे हुए मतलब उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो ऋतु चोपड़ा एक सीजन्ड पैराग्लाइडिंग पायलट थे, उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? बीर बिलिंग में संडे को। अंडरस्कोर्स अ ग्रेव कंसर्न, ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय खड़ा करती है, रेखांकित करती है, हाईलाइट करती है। वो क्या है चिंता का विषय? द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स इन पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज, कि पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज में जो कठोर लॉज, इंटरनेशनल सेफ्टी लॉज बनाए गए हैं उनको लागू करने में लैक है, यानी कि कमी है, उनको सही से लागू नहीं किया जा रहा। Three paragliders had lost their lives in 7 days in October last year। पिछले साल अक्टूबर में 3 पैराग्लाइडर्स की मौत हो गई थी 7 दिनों के अंदर अंदर। बीर बिलिंग nestled amidst the picturesque Dhauladhar range in Himachal Pradesh has gained international recognition as prime destination for paragliding। बीर बिलिंग जो कि नेसल्ड यानी कि घोंसला, जहां जिसका घोंसला कहाँ पर है? पिक्चर्स की, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा सीनरी, बहुत सुंदर सी सीनिक ब्यूटी है कहाँ की? धौलाधार रेंज की, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे स्थित है। और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल है, इंटरनेशनली इसको माना जाता है कि ये बहुत ही प्राइम, प्रमुख डेस्टिनेशन है, प्रमुख जगह है किस चीज की? पैराग्लाइडिंग की। इट सर्व्स एज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द रिस्क, ये दर्शाता है, ये दोबारा से एक गंभीर याद दिलाता है कि भाई कितना रिस्क एसोसिएटेड है विद दिस एडवेंचर स्पोर्ट व्हेन प्रिकॉशंस आर नॉट स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू। तब जब जो प्रिकॉशंस हैं, जो नियम हैं, उनको स्ट्रिक्टली आप पालन नहीं करेंगे तो भी कितना खतरनाक बन सकता है। तो सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि डेथ हो गई एक पैराग्लाइडर की, जो कि ऐसे नहीं कि नौसिखिया था, सीजन्ड थे, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे, उनकी डेथ हो गई। और इसने सवाल खड़े होकर दिए किस चीज के बारे में? कि भाई वहां पे हम इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करता है? ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि कितना रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस एडवेंचर स्पोर्ट के साथ में, अगर हम प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली ना लागू करें तो। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जहां पे बोला जाता है बीर बिलिंग है कहाँ पे? तो बीर बिलिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन हासिल है कि भाई ये बहुत अच्छा पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है। ठीक है, तो उसके बाद में बोला कि इसकी लेकिन जितनी पॉपुलर ये हुआ ना ये लोकेशन, उतना यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स पॉपुलर नहीं हुए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। क्योंकि ये कैसे कह सकते हैं, एक डेथ से थोड़ी ये चीज कह सकते हैं कि सेफ्टी मेजर्स में कमी है। पर पिछले साल अक्टूबर में 7 दिनों के अंदर अंदर 3 पैराग्लाइडर्स की मौत हो गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से स्टार्ट हो रहा है। डी हटा दो,
सी हटा दो, बी डी सी, बी डी नहीं आएगा, BEDAC, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंट्रीज लोकेशन मेक्स इट वल्नरेबल टू सेस्मिक डिस्टर्बेंसेस। जो हमारे देश की लोकेशन है वो हमें सेस्मिक डिस्टर्बेंसेस में, क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हमारे जो पूरी धरती है वो टिकी हुई है। अब वो ऐसा होता है कि अगर तो जैसे कि ये मान लो, अब टेक्टोनिक प्लेट्स को ऐसा मान लो कि जमीन के टुकड़े हैं। अब जैसे मान लो कि ये जमीन का टुकड़ा समुद्र के अंदर गहराइयों तक, पूरा नीचे कोर तक ऐसे करके यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ा है, और एक तीसरा टुकड़ा इस तरीके से जुड़ा है। तो अगर कोई भी देश जो इस एरिया में होगा, इन जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं उन इलाकों में होगा, तो वहाँ पे सिस्मिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी यहाँ के, यानी कि वहाँ पे दुर्घटनाएं जैसे कि अर्थक्वेक आना और इस तरीके की टेक्टोनिक एक्टिविटीज ज़्यादा होगी। वही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे देश की लोकेशन ऐसी है कि हम और ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस झेल रहे हैं। हमारे देश की या किसी देश की जिसकी बात की जा रही है, उस देश की लोकेशन ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा सिस्मिक डिस्टर्बेंसेस को रिस्क फेस करता है। एंड इट हैज़ इन्वेस्टेड वेल इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ क्या किया है, अपने आप को डिजास्टर के लिए तैयार करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। येट amidst the devastation wrought by the tremors, Taiwan's response stands as a beacon of resilience। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा ट्रेमर्स, यानी कि जो हलचल हो रही थी ज़मीन के अंदर, ट्रेमर अर्थक्वेक को बोला जाता है कि जो इतने भयानक ट्रेमर्स हुए, इतने भयानक अर्थक्वेक आया है, ताइवान का जो रिस्पॉन्स था वो एक मिसाल है, रेजिलियंस की मिसाल है। अंडरस्कोरिंग अ क्रूशल मैसेज, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देता है कि क्या है वो मैसेज, अर्थक्वेक्स डोंट किल, बिल्डिंग्स डू। कि अर्थक्वेक किसी को मारते नहीं है, पर जो हमने बिल्डिंग्स, हमने ढांचे जो बनाए हैं वो लोगों को मारते हैं। अगर हमने ढांचे मजबूत नहीं बनाए हैं, दैट मीन्स लोगों की मौत सुनिश्चित है। किसी भी अर्थक्वेक में, माइनर सा अर्थक्वेक में भी मौत सुनिश्चित है। लेकिन अगर हमने ढांचे रोबस्ट बनाए हैं, अपनी पुरानी गलतियों से सीख के बनाए हैं, तो हम बचा भी सकते हैं। इन मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे दूसरे देशों में, बिल्डिंग्स फेल टू विथस्टैंड ट्रेमर्स बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शनल फ्लॉस एग्जैक्टिंग अ हैवी टोल ऑन ह्यूमन लाइफ। बोल रहे हैं बहुत सारे दूसरे देशों में बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरीके के अर्थक्वेक्स को झेलने के लिए नहीं बनाई जाती, ठीक है, वो नहीं बनती, वो फेल हो जाती है, नहीं झेल पाती है इस तरीके के भूकंप के झटकों को। जो इसका मुख्य कारण क्या है, कंस्ट्रक्शनल फ्लॉज, यानी कि कंस्ट्रक्शन में कमियां जो हैं वो मुख्य कारण है, जिससे क्या हो जाता है, ये सुनिश्चित हो जाता है कि जब भूकंप आएगा तब लोगों की जानें जरूर जाएंगी। ऑन वेडनेसडे Taiwan was shaken by its most powerful earthquake measuring 7.2 on Richter scale। बोल रहे हैं बुधवार को ताइवान में अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत रिक्टर स्केल पे जिसका मेजर 7.2 था, वैसा पावरफुल अर्थक्वेक आया इन 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में। अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ सेस्मिक रिस्क फेस्ड बाय द नेशन सिचुएटेड अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है किस बात का, कि भाई ये जो देश है ये सेस्मिक रिस्क पर है। क्यों है सेस्मिक रिस्क पे, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में स्थित है, उसके ऊपर स्थित है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि घटना क्या हुई। तो घटना ये हुई कि ऑन वेडनेसडे ताइवान में अर्थक्वेक आया, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब क्यों ये रिस्क पर है कि ये इतना भयानक ट्रेमर आया, उसके बावजूद भी उन्होंने एक रेजिलियंस का उदाहरण दिया और ये बताया कि भाई अर्थक्वेक नहीं मारते लोगों को, आप जो गलत तरीके से बिल्डिंग निर्माण करते हैं वो लोगों की जान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि देश जो है उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो सेस्मिक डिस्टर्बेंसेस के रिस्क पर हमेशा रहता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को तैयार ही ऐसे कर लिया कि कभी ऐसा कोई हादसा हो तो नुकसान कम से कम हो। इन और बहुत सारे दूसरे देशों में बिल्डिंग्स जो है वो ऐसे ट्रेमर्स को झेल नहीं पाती क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं हुआ होता। सो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DBAC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, इसके बीच में हमें ABCD को अरेंज करना है। पहला स्टेटमेंट है साइटिंग इमर्जिंग चैलेंजेस ड्यू टू द करंट सोशियो कल्चर। साइटिंग मतलब बताते हुए, जोर देते हुए, किस चीज़ का, कि जो
इमर्जिंग उभरते हुए चैलेंजेस हैं, किसकी वजह से, जो हमारा इस वक्त का सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड है, रिलीजियस और पॉलिटिकल स्थिति है, इन सब की वजह से इन दी कंट्री, हमारे देश में, द कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, जो कैथलिक बिशप्स यानी कि क्रिश्चियन बिशप कौन होते हैं, जो फादर होते हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई हिंदुस्तान में, has issued a set of guidelines for all educational institutes under its jurisdiction। तो उन्होंने अपने jurisdiction के अंदर में आते हुए, अपने दायरे के अंदर आते हुए जितने भी educational institutes हैं उनके लिए कुछ guidelines issue किए। On students of other religions and setting up an inter-religious prayer room on campus, कि दूसरे धर्मों के स्टूडेंट्स के ऊपर और एक इंटर रिलीजियस यानी कि दूसरे के धर्मों के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कैंपस के अंदर उनके लिए प्रेयर रूम्स बनाए जाएं। These include recitation of the preamble to the Constitution by students during the daily morning assembly। इसमें तो जो रूल्स बनाए गए उन्हीं के कुछ बताए जा रहे हैं पहलू। इसमें शामिल है, क्या शामिल है कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल लिखा गया है, ठीक है, उस प्रियम्बल को आप मॉर्निंग असेंबली के दौरान में, जो डेली मॉर्निंग असेंबली होती है, उस दौरान में स्टूडेंट्स से दोहराएंगे। स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आपको ये बोलना है, जैसे कि हम प्लेज लेते थे ना, इंडिया इज माय कंट्री, वैसे ही अब आपको प्रियम्बल बोलना पड़ेगा। ये कैथोलिक बिशप्स ने फैसला लिया है अपने जो दायरे के अंदर स्कूल कॉलेजेस आते हैं वहां पे। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स एंड ट्रेडिशंस, नॉट फोर्सिंग क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, जो कि दर्शाता है कि भाई हम सभी धर्मों की इज्जत करेंगे, चाहे कोई बच्चा किसी भी धर्म से, किसी भी फेथ से बिलोंग करता हो, हम उसके ऊपर अपने क्रिश्चियन ट्रेडिशंस फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। द CBCI, द apex decision making body of Catholic community in India, has about 14,000 schools। अब इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है 650 कॉलेजेस, 7 यूनिवर्सिटीज, 5 मेडिकल कॉलेज एंड 450 टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर इट्स एजेस, ठीक है। तो ये तो बता रहे हैं कि इसके अंदर अंदर क्या क्या शामिल है। अब C और D लिंक्ड है, C के बाद में D आएगा, यहाँ पे D पहले C बाद में, C पहले, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, It is commendable that this influential association has taken the initiative to promote religious and cultural sensitivity and encourage respect for diversity among students as well as staff members। बोल रहे हैं कि बड़ा ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है कि भाई इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल एसोसिएशन ने इस तरीके का कदम उठाया है जिससे कि धार्मिक और कल्चरल सेंसिटिविटी जो है वो फैलेगी, हम लोग एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे और एनकरेज रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, कि भाई अलग लोग होते हैं, अलग धर्म होता है, तो सबकी इज्जत करनी चाहिए। वो बच्चों के अंदर भी ये भावना फैलेगी और स्टाफ मेंबर्स के अंदर भी ये भावना फैलेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये बोला गया दीज इंक्लूड, इसके अंदर शामिल है ये चीजें, क्रिश्चियन ट्रेडिशंस किसके ऊपर, on students of other religions and setting up an inter-religious prayer room on campus, ठीक है। तो यानी कि B के बाद में A स्टेटमेंट आएगा, ये भी क्लियर हो गया कि B के बाद में A स्टेटमेंट आएगा। B के बाद में A आ रहा है, यहाँ पे B और A के बीच में गैप आ रहा है, यहाँ पे A पहले आ रहा है, यानी कि BACD ऑप्शन B इज करेक्ट। In a major initiative aimed at improving as well as dash railway infrastructure across the country, बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम, इनिशिएटिव जिसका उद्देश्य है कि इम्प्रूव किया जाए एज वेल एज डेवलप किया जाए, हो सकता है चेंज किया जाए, हो सकता है एडवांस किया जाए, हो सकता है, तो कुछ करना है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में। Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated and laid the foundation stone of more than 2,000 projects worth about 41,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इनॉग्रेट किया और नींव रखी, किसकी नींव रखी, 2000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो कि 41,000 करोड़ की कीमत के होने वाले हैं, उनकी नींव रखी। As many as 553 railway stations will be redeveloped अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। एक स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, उसके अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशन को दोबारा से उसके अंदर चेंजेस लाया जाएंगे, रीडेवलप किया जाएगा। और इसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 19,000 करोड़,
The government's Viksit Bharat Viksit Railway program is aimed at upgrading the rail network and railway stations for the comfort and convenience of passengers. बोल रहे हैं सरकार की एक स्कीम है विकसित भारत विकसित रेलवे, इसके अंतर्गत में क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है कि रेल नेटवर्क को अपग्रेड किया जाए, रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया जाए, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनका जो ट्रैवल है वो कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो. In his speech, PM said, "Whatever India does today, it does it at and dash speed and scale." तो बोल रहे हैं कि अपने भाषण में पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान आज जो कुछ भी करता है वो स्पीड पे करता है, स्केल पे करता है. अब स्पीड फास्ट स्पीड हो सकता है, एन आ रहा है तो कोई वॉवल साउंड से जुड़ने वाला वर्ड होएगा, ठीक है. नो लेस इंपॉर्टेंट दैन स्पीड एंड स्केल इज सेफ्टी, स्पेशली सिंस सेवरल ट्रेन डैश टुक प्लेस लास्ट ईयर. और बोल रहे हैं कि स्पीड और स्केल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या उससे उसी के बराबर की इम्पोर्टेंस रखता है सेफ्टी. वो भी तब जब पिछले साल काफ़ी सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है. मोर देन 290 पैसेंजर्स वर किल्ड व्हेन द कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड 2 अदर ट्रेन्स कोलाइडेड इन ओडिशाज बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन जून महीने की घटना याद है. कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो एक खड़े बोगी के साथ में टकरा गई थी, ठीक है. तो 290 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स की उसमें मौत हुई थी. A dash between 2 passenger trains on the Howrah-Chennai line in Vizianagram district of Andhra Pradesh had claimed 14 lives in October. फिर अक्टूबर महीने में एक घटना हुई जहाँ पे कोलिजन हुआ बिटवीन 2 पैसेंजर ट्रेन्स, 2 पैसेंजर ट्रेन्स आपस में टकरा गई हावड़ा चेन्नई लाइन पर. कहाँ पे, विजियानाग्राम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के, जिसमें 14 लोगों की जान गई और ये अक्टूबर महीने का हादसा हुआ. अर्लियर दिस वीक a freight train ran driverless for about 70 kilometers from Kathua, Jammu and to Dasuya, Punjab on the Jammu Tawi Pathankot section. बोल रहे हैं इसी हफ्ते के पहले कुछ दिनों में क्या हुआ, एक फ्रेट ट्रेन जो थी वो बिना ड्राइवर के 70 किलोमीटर चल गई. कथुआ जम्मू से दसूया पंजाब के बीच में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया. और ये कहाँ पे, जो जम्मू तवी पठानकोट सेक्शन है वो वाला जो हिस्सा है उसके अंतर्गत ये हादसा होते होते बचा. बिफोर इट वॉज फाइनली स्टॉप्ड बाय प्लेसिंग सैंडबैग्स एंड वुड ब्लॉक्स ऑन द ट्रैक. और उसको कैसे रोका गया, ट्रैक के ऊपर सैंड बैग, रेत से भरे हुए बैग्स रख के, वुड के ब्लॉक्स रख के उसको रोका गया. The preliminary probe has indicated dash on the part of driver and the station master. तो जो शुरुआती जांच हुई उसमें साफ हुआ कि जो गलती है, त्रुटि है, एरर है, वो ड्राइवर और स्टेशन मास्टर की तरफ से हुआ है. तो सबसे पहला है इन अ मेजर, बहुत बड़े इनिशिएटिव के तौर पे, एम्ड एट इम्प्रूविंग, क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, एज वेल एज अनरिलेंटिंग. अनरिलेंटिंग का मतलब होता है निरंतर. ऑगमेंटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, सुधारना. फर्मेंटिंग होता है किसी चीज को फर्मेंट करना, यानी कि सड़ाना, उसके अंदर में खमीरना उसको. एलियनेटिंग मतलब पराया करना. तो हमने पराया नहीं करना, हमने सुधारना है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा, इन हिज स्पीच पीएम सेड व्हाटएवर इंडिया डज टुडे इट डज इट एट एंड डैश स्पीड एंड स्केल. अनप्रेसिडेंटेड यानी कि ऐसी स्पीड जो पहले कभी नहीं हुई. अब अम्ब्रेला, अंग साउंड है तो एन आएगा. एलिवेटेड मतलब बढ़ी हुई, एलिवेटेड के साथ में यहाँ पे बढ़ी हुई स्पीड नहीं आएगा. अनजस्टिफाइड मतलब जो कि अनुचित है, या अनक्रेडिटेड यानी कि जो प्रमाणित नहीं है. तो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड, जैसे पहले कभी नहीं देखी गई, उस स्पीड पे, उस स्केल पे काम करता है हिंदुस्तान अब. No less important than speed and scale is safety, especially since several train relapse मतलब बीमारी, perhaps मतलब कि शायद, mishaps यानी कि दुर्घटनाएं, collapse यानी कि किसी चीज का ढह जाना. तो यहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं. relapse is correct, mishaps is correct. दुर्घटनाएं हुई हैं, mishaps is correct. अ डैश बिटवीन, क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है 2 ट्रेन्स के बीच में. इरोजन यानी कि
जो मिट्टी बह जाती है ना, सॉइल इरोजन होता है, तो वो मिट्टी का बह गई वहां पे। इंक्लूजन, किसी चीज को सम्मिलित किया है। या कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर हुई है, तो टक्कर हुई है दो ट्रेन्स के बीच में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ प्रिलिमिनरी प्रोब हैज इंडिकेटेड डैश लैप्सेस, लैप्सेस मतलब त्रुटियां, कमियां, ठीक है। मासेस, मासेस मतलब भीड़। प्रोमिसेस मतलब वादे, और एक्सपेंसेस मतलब खर्च। तो दोनों ड्राइवर और स्टेशन मास्टर के एंड पे त्रुटियां हुई है ना, गलतियां हुई हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।